हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम येलो बुक का ऑनलाइन वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी जीओसी के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस कर चुके हैं। आज का थीम हमारा हाइपरविजन से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो हम अभी तो अभी हम येलो बुक के ऊपर अवेलेबल थे। उसके अंदर हम लोग अभी जो शुरू करेंगे, तो येलो बुक के अंदर हम लोग अभी ए सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, जीओसी के। तो हमारे 2 पॉइंट हो चुके, ऑलरेडी हो चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। आज हम बात करेंगे अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखते हैं अगली कहानी को हम किस तरह से डील कर सकते हैं इस कहानी के लिए। आइए शुरू करते हैं जीओसी के हाइपरशन वाले पार्ट के ऊपर। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, हाइपर क्वेश्चन इज पॉसिबल इन। बेटा हाइपर होने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे कार्बन पर एस तो है पर खुद के हैं, आपको पड़ोसी के अल्फा चाहिए। तो टेक्निकली जैसे ये एग्जांपल, तो यहाँ पे ये आपके दो अल्फा है। एक्चुअली हमें ये सीखना है कि हमें एल्कीन के अगले कार्बन पे बात करनी है, बिकॉज वो अगले कार्बन के जो एच होंगे ना, वही पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और हमें उसी पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन की बात करनी है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा इंटरेक्शन आपको नजर आ रहा है, दिस थीम इज नोन एज ए हाइपर कॉन्जुगेशन। ये फंडा आपके दिमाग में सेट होगा तो आपको ये वाला फंडा क्लियर करने में आसानी होगी। तो पक्का आंसर सी ही आ सकता है। दिल्ली क्यों नहीं आ रहा? उसका बहुत बेसिक सा रीजन है कि आपके पास पीएच अवेलेबल है, और हमको पता है पीएच होने से पंगा हो जाएगा। सिस्टम के पास पाई बॉन्ड होने से ये पूरा सिस्टम ही sp2 है, जबकि हाइपर कंजुगेशन के लिए हमको एक sp3 की जरूरत थी। तो टेक्निकली हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमारे साथ कुछ पंगा हो रहा है इस कहानी के लिए। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच कार्बोटाइन विल शो हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो बेटा कुल मिला के आपको उसके अल्फा एच को देख के बात करनी है कि सबसे पहले किसका अल्फा एच सबसे अच्छे लेवल का होना चाहिए इस कहानी के तहत। तो चेक करिए सबसे पहले कौन जीतेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको लग रहा है कि यहाँ पर 3 अल्फा अवेलेबल हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड के अंदर आप जब ऐड करोगे तो आपको लगेगा कि इस कहानी में आपके पास 0 अल्फा है, बिकॉज किसी भी हाल में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस कहानी के लिए। अगला एग्जाम्पल, आपके पास ये जो एग्जाम्पल देखा तो बेवकूफ मत बनना, और बच्चे पाँच 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 काउंट कर लेते हैं। बाकी उनको पता होना चाहिए कि आपके पास अल्फा के नाम पे यही ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप प्लस बनाओगे तो यहाँ भी दो अल्फा है, यहाँ भी दो अल्फा है, यहाँ भी दो अल्फा है। तो टेक्निकली आपके पास में यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि इस कहानी को यूज करने में हेल्प कर सकता है। ओके, तो हमारे पास इतना सा फंडा ध्यान रखना ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो। नाउ यहाँ 3 3 3, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 9 अल्फा है। एक्चुअली केटान के अगले कार्बन के एच को देख के आपको बात करनी है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपकी अप्रोच को शायद सही करने में हेल्प कर पाए। तो ये फंडा आप अपने दिमाग में सेट करना ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे और समझ में भी आसानी आए। तो दैट्स व्हाई आंसर इज दिल्ली विद दिस, ताकि आप इसको सही तरह से यूज कर सकें। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का अवेलेबल है, विच द फॉलोइंग गिवन एल्कीन विल शो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो आपको डायग्राम देख के बताना है कि ऐसी कौन सी एल्कीन है जिसके पास मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के रेस्पेक्टिव कुछ आंसर आने की तैयारी चल रही है। तो देखिए इस कहानी के हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से डील कर सकते हैं, हम उस पर बात करना चाहेंगे। तो शो मैक्सिमम हाइपरक्वेशन के लिए बेटा क्या है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो बेटा यहाँ पे 6 अल्फा, बिकॉज आपको एल्किन के अगले की बात करनी है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ भी 3 अल्फा, यहाँ भी 3 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा। तो 3 3 2 2 टोटल मिलके होगा 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, जो कि आपके यूज करने में हेल्प कर पाएंगे। अगला एग्जांपल, इस जगह पे कहीं पर भी एच नहीं है, तो ऑफ कोर्स इधर अल्फा नहीं है। तो भैया सबसे पहले 6 अल्फा, 10 अल्फा एंड 9 अल्फा। तो भैया 10 अल्फा के हिसाब से आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये आपका बेसिक सा आंसर होगा इस कहानी को डील करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन का पूछा है, वो पूछना चाहता है कि हाइपर क्वेश्चन इज नॉट प्रेजेंट इन। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पर हाइपर नहीं हो रहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आईटीजे के लिए बहुत प्रीफर होते हैं, क्योंकि उसमें वो बहुत मस्त तरीके से पूछअप करता है। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आपको ढूंढना है कि कहाँ पर sp3 है वो हाइपर शो कर रहा है। तो सारा गेम इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास sp3 है या नहीं है। तो टेक्निकली देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास अथा sp3 नजर आ रहे हैं, ये रहा आपके sp3 ऑप्शन।
अगर इसकी जगह ये ऑप्शन यूज करो तो देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ बहुत सारे हैं, यहाँ भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे फंस रहे हो, देखो ध्यान से, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ सी एच, यहाँ सी एच, यहाँ सी एच, हर जगह पे पाई बॉन्ड है, यानी पूरा का पूरा sp2 है। अगर ये पूरा sp2 है तो मान के चलो कि इस कहानी के अंदर कहीं पर भी किसी भी हाल में आप हाइपर शो नहीं कर सकते। या दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि आप यूज कर सकते हो इस कहानी के लिए, कि भैया हाइपर होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। अगर आप sp2 के रूप में अवेलेबल हो तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको पंगा मिल रहा है। देखिए छोटा सा कंसेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या चाहिए, आपको sp3 चाहिए। अगर आप sp2 के रेस्पेक्टिवली आते हो तो दैट्स नॉट ए गुड वे टू आस्क इन द पेपर। ये फंडा अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये फंडा आप शायद समझ सकते हो तो आपकी अप्रोच से सलामत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाइपोटेन्यूज इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स आल्सो गुड वे टू आस्क। तो हाइपर कहाँ नहीं, तो एल्कीन देखो ये CCH5 दे रखा है ना, बेवकूफ मत बनना, ये CCH5 है, यहाँ पर 3 अल्फा, ये 3 अल्फा, ये जगह 3, कोई बात नहीं, अल्फा H की जगह अगर अल्फा ड्यूटेरियम हो तो शायद मैं इसको भी आंसर के रूप में यूज कर पाऊंगा। ताकि हमको याद करने में किसी प्रकार का कोई इशू ना रहे इस कहानी के लिए। अब अगला जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो भैया देखो यहाँ पे पंगा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेशन ऑफ ब्रेडसुल का पंगा हो रहा है, यानी इस एल्किन के अगले कार्बन पे आप चाह के भी ऐसा नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पाई बॉन्ड बनाओगे तो एंगल स्ट्रेन का इशू हो जाए कि बेटा जैसे ही आप यहाँ पाई बॉन्ड बनाते हो ना, आपको प्रॉपर तरीके से sp2 होना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉन्ड एंगल 120, ये 120 हो नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और यहाँ पे 2 अल्फा है तो पक्का आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, हाइपोशन प्रेजेंट इन, हाइपर कहाँ पर होता है इस कहानी के लिए, वो आपसे वो पूछना चाह रहा है। भैया ध्यान से देखो, इस समय यहाँ जो डॉट बनाया सब जगह पे बेंजीन है, हमें पता है बेंजीन पूरी तरह से sp2 है, दिमागी मत लगाओ हाइपर नहीं हो सकता, रेजोनेंस होगा हाइपर नहीं होगा। यहाँ कार्बन तो अवेलेबल है पर इसके पास अल्फा H नहीं है तो आप ये भी कैंसिल कर दो। यहाँ पे ब्रेडसुल है तो पंगा, और यहाँ पे कार्बन पे नहीं है तो आपके पास यहाँ भी अल्फा H नहीं है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे भी आप हाइपर को यूज नहीं कर पा रहे हो। ये जरूर पंगा हो सकता है बिकॉज आपके पास यहाँ पर भी 2 H अवेलेबल है, यहाँ भी H अवेलेबल है, यहाँ भी H अवेलेबल है, यहाँ बहुत कुछ अवेलेबल है। पक्का ये सब हाइपर के लिए आ सकता है, और वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ हाइपर क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव आप यहाँ पे क्या अप्रोच रखते हो। दैट्स ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि आपको यूज करने में आसानी हो जाए और आप समझ पाए कि यार इसका आंसर इस फॉर्मेट के लिए आना चाहिए। हो जाएगा। अगला पूछा आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइपोशन हाइड्रोजन एटम ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज आर रेस्पेक्टिवली, तो बता इस कहानी का आंसर क्या होना चाहिए। अगर मुझे पूछा जाए कितने हाइपर हो सकते हैं, थोड़ा समझ के यूज कीजिएगा तो अप्रोच अच्छी हो जाएगी। बेटा ये ध्यान रखना कि आपका क्या sp3 पे होना चाहिए। देखो आपको लग रहा है यहाँ पर 3, बिकॉज बाकी सब sp2 के रूप में नजर आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस कहानी के तहत। फिर यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 3 और 2, शायद देखो ये दोनों ऑप्शन देख के समझना क्या 3 और 2 5, बस पड़ोसी को देखना, उसके आगे मत चले जाना। यहाँ पे एल्किन दिख रही है तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो पक्का नो अल्फा होगा ना बेटा। यहाँ पे बहुत हटकर है 3 और बच्चा यहाँ 5 जोड़ मत देना, बस यही गलती होती है, बच्चे काउंटिंग करते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इस कहानी के तहत कि आपको केवल ये 2 ही काउंट करने हैं, ताकि आपको यूज करने का इश्यू ना रहे किसी भी तरीके से। तो आपका आंसर 5, ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहले का 3, उससे अगले का 5, उससे अगले का 9, उसके बाद 5, 3025, तो देखो 3595, आई थिंक आपका आंसर आगरा आना चाहिए या, तो आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आगरा आ रहा है, दिमाग में जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से इस कहानी के लिए। आगे बढ़ सकते हैं। अगला पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल, तो भैया ये आपका कौन है, 3 डिग्री यहाँ पे 3 हेल्प करने वाले, ये आपका 2 डिग्री 2 हेल्प करने वाले, यहाँ भी 2 डिग्री 2 हेल्प करने वाले, बट इसके पास 2 2 3 7 हेल्प। इस सिचुएशन के अंदर आपको पंगा हो जाएगा या इस सिचुएशन में आपके पास यहाँ पर 2, यहाँ पर एक 3 ही अल्फा है, और यहाँ पे बेटा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 अल्फा है। उस सिचुएशन में
आपके पास में जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे उनको देख के आपको लग जाएगा कि भाई पहले 7 अल्फा फिर 4 अल्फा फिर मोर अल्फा मोर स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई योर आंसर इज पी, उसके बाद आना चाहिए आर, उसके बाद आना चाहिए क्यू, यानी आपका आंसर यहाँ पर ए आना चाहिए। ठीक है, तो लकीली आपका आंसर ए आ रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम के अंदर आपको क्या देखना है, स्टेबल रेडिकल। उसका मतलब मोर अल्फा से गेम को खेल पाओगे तो आपकी जो अप्रोच होगी वो ज़्यादा सही सलामत हो पाएगी इस कहानी में। अगला पूछा है हाइपोथेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन, तो बेटा पहले वाले के पास 0 अल्फा है, अगले वाले में पूरा सिस्टम ही sp2 में 0 ही कहलाएगा। अगले वाले में यहाँ जरूर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। दैट्स अलाउ ऑप्शन। इस जगह पे केटायन तो है पर जहाँ कार्बन है उस पर H ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 अल्फा ही कहलाएगा। दैट्स व्हाई 9 का आंसर शायद सी आना चाहिए। अगला पूछा है इस कहानी में मोर स्टेबल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस, तो भैया इसके स्टेबिलिटी रीजन क्या बोलूंगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो जीत जाएगा। तो ऑफकोर्स हाइपर इसके पास अच्छा है। प्लस एक चीज और देख सकते हो इस कहानी के अंदर, क्या देख सकते हो, आपको उसकी बॉन्ड के रेस्पेक्टिवली भी आंसर देना पड़ेगा ताकि अप्रोच अच्छी हो सके। तो भैया यहाँ पे भी इंडक्टिव है, यहाँ पे भी इंडक्टिव है, यहाँ पे भी इंडक्टिव है, यहाँ के एक ही ओर से, यानी हाइपर में भी यही जीतने वाला, इंडक्टिव में भी। तो हाइपर तो है ही पर ओनली नहीं अच्छा लगेगा, इंडक्टिव ओनली अच्छा नहीं लगेगा, रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकता। तो आप बोलोगे हाइपर भी लग रहा है, इंडक्टिव, दोनों एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके आपका सिस्टम शायद थोड़ा स्टेबल हो सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो आपकी जो अप्रोच या थॉट प्रोसेस है दैट विल बी मोर प्रिफरेबल, ताकि आपको डील करने का थोड़ा आसानी हो जाए मेरे हिसाब से। ओके, अगला क्वेश्चन के सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है जिसका आप आसानी से फायदा उठा सकते हो इस कंसेप्ट में। गिवन ग्रुप इज अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग देन विच शो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोल रहा है, आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप यूज कर सकते हो इस कहानी के लिए। या तो भैया अगर सपोज कीजिए मैं इसको बेंजीन समझूं, तो यहाँ 3 अल्फा है, यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 1 अल्फा और यहाँ पे अल्फा नहीं है, तो हम मोर अल्फा वाले को पहले प्रीफर करेंगे। तो मोर अल्फा मोर स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई आंसर इज आगरा। आप आगरा बोल के आगे बढ़ सकते हो ताकि आपको अप्रोच करने की आसानी रहे। गॉट द पॉइंट। अगला पूछा है एमंग द गिवन सिग्मा विच पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, तो बेटा एल्कीन का अगला कार्बन देखना है या कार्बन के एच को देखना है, तो भैया एल्कीन के अगले कार्बन के एच को देखना है, तो एच ये भी सही और एच वो भी सही है। कि डायग्राम को होच पोच ना करे, ये देखो ये एग्जांपल तो बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका कार्बन और ये आपका कार्बन और यहाँ के जो एच हैं ये कहलाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम पे। तो भैया एक तो ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड ही आना चाहिए, यानी आपका आंसर फर्स्ट और फिफ्थ के लिए एप्लीकेबल है। आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हीट ऑफ कंबशन। आपको पूछा गया हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर यहाँ पे क्या होना चाहिए। पर हीट ऑफ कंबशन सोल्व करने से चेक कर लो, कार्बन बराबर है, देखो बेंजीन 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11, कार्बन बराबर, तो रूल नंबर 1 तो पहले क्लियर है, आप रूल नंबर 1 से तो आंसर दे ही नहीं पाओगे। तो फिर क्या किया जाए, आपके पास यहाँ ऑप्शन है 6 का और यहाँ पे है 5 अल्फा प्लस 6 में बॉन्ड वॉल रिपल्शन। यहाँ पे आपके पास 4 अल्फा पर रिंग में चला गया, यहाँ आपके पास केवल 2 ही अल्फा है, यहाँ आपके पास 5 अल्फा और ये ट्रांसफॉर्म में चला गया, और यहाँ पे आपके पास 2 2 2 और ये 3, यहाँ आपके पास नो अल्फा। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अनस्टेबल कौन है वो गेम जीत जाएगा। तो बेटा 4 अल्फा 5 अल्फा 2 अल्फा, बस हो गया, 2 अल्फा नहीं, आर आर सबसे लास्ट में, आर ये रहा, बस हो गया सब। सिंपल सा फंडा, कहीं कोई लफड़ा नहीं, कहीं कोई पंगा नहीं मेरे हिसाब से, ताकि आपको अप्रोच करने की आसानी हो जाए। अब एक बार आर जज हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमको पूरा आंसर देखने की ज़रूरत भी है। हो सकता है कि हम कम तरीके से आंसर को देख के भी आंसर निकाल सकें, ताकि शायद हमें आंसर यूज़ करने में थोड़ी सी सावधानी रहे।
तो भैया इस कहानी के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, कि एक बार आरपी भी चेक कर लेते, रिस्क नहीं लेंगे। इधर 4 अल्फा, इधर 5 अल्फा, इधर 5 अल्फा ट्रांस और यहाँ पे नो अल्फा। तो भैया 2 के बाद तो भैया बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2 अल्फा है, फिर 4 अल्फा है। अब डाउट है 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, पर यहाँ पे 5 के साथ देखो यहाँ ट्रांस और सिस है, सिस अनस्टेबल। टी वाला तो बहुत पंगेदार है, नो अल्फा। तो आपकी सीक्वेंस आपके लिए एकदम परफेक्ट तरीके से सेट है, ताकि आपको याद करने का इशू किसी भी हाल में ना रहे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हमको रिकॉल करने की इशू ना रहे। हो जाएगा इतना कंसेप्ट। आगे बढ़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगेन हीट हाइड्रोजन की बात करनी है। वहां पे भी आपको पहला देखना था मोर पाई बॉन्ड, और फिर दूसरी बात आपको पता ही है, मोर पाई बॉन्ड के बाद आपको स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख के आंसर देना चाहिए, ताकि आपको अप्रोच करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब चेक करते हैं कौन जीतेगा। बेटा अगर ये बेंजीन अवेलेबल है तो बेंजीन के साथ यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, शायद बहुत अच्छी बात है ये तो। यहाँ बेंजीन अवेलेबल है, पर इस समय यहाँ 3 3 3 और यहाँ पर एक, तो ये 10 ही अल्फा के साथ है। यहाँ पर एक, यहाँ पर 3, 4 अल्फा के साथ है, और यहाँ पर क्या, 1 अल्फा के साथ है। तो भैया 1 अल्फा, 4 अल्फा, 10 अल्फा बेंजीन, शायद बोलने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस अपने आप ही सेट होगी। बिकॉज रूल वही कहता है कि जो सबसे अधिक अनस्टेबल होता है गेम, हम उसी के हिसाब से जिताते हैं, ताकि हमको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हमको याद करने का इशू न रहे इस कहानी के तहत। ओके, तो शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, मेरे हिसाब से यही आपका बेसिक सा आंसर आ जाएगा, और आप याद करने में आसानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि आप यूज़ कर पाओगे इस कहानी को डील करने के लिए। तो बस अल्फा देखो, रूल कहता है मोर पाई बोन से आंसर आ जाएगा, और मोर पाई बोन होने के बाद में आपका सारा ध्यान स्टेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, ताकि आप स्टेबल देखो। पर ये ध्यान रखना, जितना स्टेबल होगा उसको ब्रेक करने की एनर्जी कम निकलेगी, रिलीज एनर्जी तो उतनी होगी, तो ओवरऑल हमको कहीं ना कहीं टेक्निकली लॉस हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल, अबाउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हीट ऑफ कंबशन। बट इसमें पाई बॉन्ड नहीं, कोई बात नहीं, कार्बन कार्बन है। जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपको चेयर फॉर्म देख के आंसर देना पड़ेगा। तो सोच के बताओ कि इसका आंसर किस तरह से लाया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा जुगाड़ लगा के आंसर देना, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। अब करना क्या है उस पर अपन बात कर लेते हैं, ताकि हमको शायद डील करने का आसानी से मौका मिल सके इस कहानी को डील करने के लिए। कैसे, देखो रूल कहता है ये आपका ई, तो बाहर वाला ए, तो ये वाला ई। अब ये ई तो बाहर, ये ए तो पक्का वो ई। कुल मिला के तीनों मिथाइल इक्विटोरियल पर। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ये फंडा यूज करना चाहते हो, तो देखो ये ई, ये ए, तो ये ई। अब ई होने पे ये ए पंगा हो गया, 2 एक्सेल आ रहा है, यानी ई ए ए। फ्लिपिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, ए ई। कोई एक तो एक्सेल आएगा ही आएगा। ऑफकोर्स जितना एक्सेल होगा 30% ज्यादा होगा, इसका मतलब पक्का होगा सेकंड वाला पहले जीत जाएगा। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, तो तुम्हें मजे के लिए एक चीज सिखाता हूँ, ये डायग्राम बनाइए। अब डायग्राम बनाने के बाद आपको ये फंडा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, 1 2 3। तो बेटा अगर आप ईमानदारी से, तो ये 1 आपका 2 वाला आपका डाउन, और 3 वाला आपका up। ये देखो तीनों के तीनों इक्विटोरियल होंगे, तो रिपल्शन का प्रश्न नहीं उठता। पर जब आप यही फंडा यहाँ यूज करोगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपके आंसर वेरिएशन आएंगे। जैसे आपके पास अवेलेबल है 1 2 3, तो बेटा अगर 1 को मैं इक्विटोरियल मानता हूँ, तो सेकेंड वाला एक्सेल अप हो जाएगा, और थर्ड वाला ये एक्सेल भी डाउन हो जाएगा। अब पंगा है कि चलो आपने फ्लिपिंग करके स्टेबल करने की कोशिश कर भी दी, ये ई हो गया, ये ई हो गया, तो ये ए हो गया। कुल मिला के कोई तो ऐसा है जो इसके एस से रिपल्शन करेगा और सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। तो प्रैक्टिकली हम इसको फेवरेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को अनस्टेबल करने को तैयार बैठा है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको क्लिक करने में आसानी होनी चाहिए। कुल मिला के हर बार से इस कंसेप्ट में सेकंड इसलिए हार रहा है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ कौन अवेलेबल है, 1 3 डाई एक्सेल रिपल्शन। सेम पैटर्न आपके 16 के लिए आना चाहिए। देखो क्या ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, हीट और हिन का फंडा दिया गया है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, आपके पास 10 अल्फा है। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, आपके पास 6 अल्फा है। यहाँ 2, यहाँ 1, आपके पास 3 अल्फा है। यहाँ 2, यहाँ 2, आपके पास 4 अल्फा है। अब जज कर रहे हो कि पहले किसको हम जिताएं, तो भैया पहली बात सबसे अनस्टेबल कौन है, तो 3 अल्फा, यानी आर पहले आना चाहिए। लकीली अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर सबसे पहले का जो ऑर्डर है ना,
वही आपका तुक्के से आंसर आ रहा है, कहीं दिल दिमाग नहीं लगाने का। जिसके पास अल्फा ज्यादा वो वाला तो स्टेबल हो गया, तो जिसके पास अल्फा कम वो वाला अनस्टेबल हो गया। और आप अनस्टेबल दे के आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना कोई दिल दिमाग लगाए, ताकि आपको अप्रोच करने का इशू ना रहे। तो पक्का इस कहानी के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर देके यहाँ तक पहुंच सकते थे मेरे हिसाब से। गॉट द पॉइंट। अगला सेम पैटर्न पूछा गया, पर आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर के रेस्पेक्टिवली कुछ बात करना चाह रहे हो तो चेक करो आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में कुछ जिक्र करना चाहते हो तो बेटा यहाँ पे 2 और 1 3 अल्फा है, यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा है, यहाँ पर सब कुछ छोड़ दो, पहले तो रिजोनेंस हो रहा है प्लस 3 अल्फा है, और यहाँ रिजोनेंस करने के बाद भी यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2 7 अल्फा। अब रूल ये कहता है कि जितना रेजोनेंस होगा वो तो स्टेबल हो जाएगा, हमको क्या चाहिए अनस्टेबल। तो भैया पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा। आई थिंक डेली दिख रहा है कि दिमाग मत लगाओ। यस, आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ रहा है, पी क्यू आर एस बिकॉज 3 अल्फा 4 अल्फा देन रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा फिर रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। या अगला थीम में करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द गिवन एल्कीन मोस्ट ऑफ द लिस्ट बताना है। तो भैया इस समय यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 6 अल्फा है, यहाँ पे 2 ही अल्फा है, यहाँ पे 3 यहाँ पर 1 4 अल्फा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 4 अल्फा है, पर बेटे ट्रांस और ये 4 अल्फा पर 6 है, और यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 और दोनों आपके पास 9 अल्फा। अब क्या पूछा करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन एल्कीन, तो भैया चेक करो सबसे अधिक लेस अल्फा वाला कौन सा है, वो तुम्हारा आंसर। तो 2 अल्फा पहले जीतना चाहिए। ठीक है, पर इसने स्टेबिलिटी पूछा तो उल्टा हो गया बेटा, 2 अल्फा वाला सबसे पहले हारना चाहिए, तो 2 अल्फा वाला सबसे लास्ट में दिख रहा है, और 9 अल्फा वाला सबसे पहले जीतना चाहिए। आई थिंक दिमाग में जो नहीं, पूरा गेम प्रॉपर तरीके से सेट हो रहा है, कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, तो मैं आराम से कहानी को समझ सकता हूँ कि आपका आंसर यहाँ पे सी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। द सेम पैटर्न अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, द स्टेबिलिटी पूछा है वो भी लोएस्ट से हाईएस्ट के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ 12 अल्फा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आपके पास 5 अल्फा है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 आपके पास यहाँ 8 अल्फा है, यहाँ पे केवल 2 ही अल्फा। तो टेक्निकली आपको स्टडी पूछे तो पहले अल्फा देख के आंसर, तो पहले बेटा पहले ए आना चाहिए, यानी फर्स्ट आना चाहिए सबसे, उसके बाद आना चाहिए थर्ड। तो फर्स्ट के बाद थर्ड कॉम्बिनेशन आ रहा है, फर्स्ट थर्ड आ रहा है, चलो चलो अच्छा। फोर्थ सबसे लास्ट में आना चाहिए, फोर्थ सबसे लास्ट में आना चाहिए, और बराबर का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। पक्का आप कहाँ से यहाँ पे बॉम्बे के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। अगला बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, हो किस में रहा। तो यहाँ पे बेटा 1 और 2 यहाँ 3 ही अल्फा है, यहाँ 3 अल्फा है, यहाँ 1 अल्फा, और यहाँ पे तो 0 अल्फा है इस कहानी के तहत। तो भैया जिसके पास अल्फा ज़्यादा होता है हम गेम उसी से जिताते, अगर आपको याद आ रहा हो। कुल मिला के इसके पास अल्फा ज़्यादा है, इसलिए अपन यहाँ पे बॉम्बे लिख के आंसर लिखेंगे, ताकि हमको शायद डील करने की आसानी हो जाए इस कंसेप्ट को डील करने के लिए। तो कुछ नहीं देखा था, जिसके पास 4 अल्फा ज़्यादा बचा है 3 अल्फा, तो इसके पास बेटा इसमें अल्फा के साथ हाइपर आर एस भी, अगर आपने इसके नंबर ऑफ हाइपर आर एस पढ़ रखे हो तो उसके थ्रू आप इससे कहीं होना बड़े अल्फा बराबर भी होना, तो भी बेंजीन के हाइपर आर एस आप जो बनाना चाहोगे वो मल्टीप्लाई बाय 3 वाला कंसेप्ट लगेगा। तो अपने आप ही वैल्यू थोड़ी ज़्यादा तो होनी ही होनी है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, मेरे हिसाब से आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते थे। अगले क्वेश्चन पूछा आपसे मोस्ट स्टेबल डाइन के रेस्पेक्टिवली, तो चेक करो कि मोस्ट स्टेबल डाइन के नाम पे आप क्या फंडा यूज कर सकते हो इस कहानी के लिए, क्योंकि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको चेक करके देना है कि आपके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है इस कहानी को डील करने के लिए। Yeah. ताकि आपको शायद डील करने में आसानी हो जाए। या आप चेक करो कि इस कहानी में आपका आंसर क्या आना चाहिए।
चलिए तो देखते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे किस हद तक आएगा। तो देखो जरा, क्या आपको लग रहा है कि ये सिस और ये सिस है? बिकॉज यहाँ पे एच सेम साइड है, यहाँ भी एच सेम साइड है। यहाँ आपको लग रहा है दोनों अपोज, बिकॉज बेटा बॉन्ड एंगल 120 के लिए एच का अपोजिट जाना ही पड़ेगा, तो ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। यहाँ पर ये ऑप्शन तो ट्रांस है, पर यहाँ पे दोनों ऑप्शन होने से सिस है। और यहाँ पे ये भले ट्रांस ट्रांस तो है, बट ये ट्रांस है, पर यहाँ टर्मिनल सेम और वैसे रिजोनेंस नहीं हो रहा। क्योंकि स्टेबल की बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो रिजोनेंस आना चाहिए, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव, तो रिजोनेंस जीतेगा। अब रेजोनेंस के बाद अगला थीम आपका देखना पड़ेगा कि सिस ट्रांस में कौन पहले जीतना चाहिए। तो ऑफकोर्स हमें पता है ट्रांस ट्रांस सबसे स्टेबल फॉर्म होना चाहिए, यानी आपका आंसर पहले बॉम्बे आना चाहिए, फिर ट्रांस सिस, उसके बाद कलकत्ता, फिर आगरा, सबसे लास्ट में दिल्ली आना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि यार उसमें रिपल्शन का जो फंडा है वो बहुत दूर का या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। क्योंकि हाइपर नहीं हो सकता तो हम हमेशा उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे जहाँ पे हाइपर का इश्यू हो रहा है। ठीक है, ये फंडा अपने दिमाग में सेट कर लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो कुल मिला के हमने उसको जीता जिसके पास हाइपर तो है पर रिजोनेंस भी, और साथ में रिजोनेंस के थ्रू ट्रांस ट्रांस ऑप्शन। ट्रांस ट्रांस का मतलब मिनिमम रिपल्शन। अगर सिस होगा तो ये आपस में जो टकराएंगे, और टकराने का मतलब सिस्टम को रिपेल करके अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो ये फंडा आपको ध्यान रखना ताकि आपको शायद डील करने का इशू न रहे, और आपको समझ में भी आसानी से आ जाए कि हमको इसमें करना क्या है। अगला क्वेश्चन, अमंग द गिवन एल्किन विच इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा? तो भैया देखो ध्यान से, यहाँ कम से कम रेजोनेंस तो हो रहा है, रेजोनेंस होने के साथ यहाँ 2 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ 3, यहाँ 3, यानी रेजोनेंस के साथ यहाँ पे 10 अल्फा। यहाँ पे रेजोनेंस खत्म हो गया और यहाँ पे इधर 2, इधर 2 और इधर एक, आपके पास 5 ही अल्फा है बेटा। अगले एग्जाम्पल में यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, पर रेजोनेंस ही खत्म हो गया, तो ऑफकोर्स स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। भले इसके पास 10 अल्फा है पर स्टेबिलिटी का पंगा हो रहा है। और यहाँ पे दो, एक और एक 2 ही अल्फा है, पर बेटा इसमें रेजोनेंस के साथ 2 अल्फा। तो रेजोनेंस के साथ 10 अल्फा, रेजोनेंस के साथ 2 अल्फा, तो पहले रेजोनेंस वाला जीतेगा ही जीतेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही थी। इसका मतलब हम ये उम्मीद रखते हैं कि 22 के अंदर आपका आंसर ए। अगर हम चाहे तो ऑर्डर भी बता सकते हैं, उसके बाद डी आएगा, फिर दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है पर इसके पास अल्फा ज़्यादा है, तो फिर सी आएगा, फिर बी। मतलब हम चाहें तो इस क्वेश्चन में उसका ऑर्डर भी चेक करके निकाल सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे किस हद तक जाना चाहिए। ओके, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अरेंज द गिवन एल्किन इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के नाम पे। अगेन चेक करो, स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करो तो कम से कम रेजोनेंस तो कर ही रहा है, प्लस यहाँ पे और यहाँ पे होने से 3 अल्फा, तो रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा वाला फंडा लगाओगे। यहाँ रेजोनेंस तो हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे रेजोनेंस प्लस 4 अल्फा का फंडा लगाओगे। यहाँ भी रेजोनेंस तो हो ही रहा है, पर यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा का फंडा लगाओगे। यहाँ भी रेजोनेंस तो हो ही रहा है, पर 3, 3, 2, 2 और 3, इसमें रेजोनेंस प्लस 13 अल्फा का फंडा लगाओगे। तो भैया सबसे पहले स्टेबल में कौन होना चाहिए? तो भैया 4 पहले आना चाहिए। लकीली कोई ऑप्शन आसपास है भी नहीं कि रेजोनेंस के साथ 13 अल्फा मजाक नहीं होती। उसके बाद फिर 7 अल्फा आएगा, फिर 4 अल्फा आएगा, फिर 3, दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। या सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम पे, कि हम पहले किसको, थोड़ा सा ये डेटाबेस हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद आपको क्लिक करने का इशू रहेगा इस कहानी के, क्योंकि इसके लिए आपको डेटा का इशू होना चाहिए। या तो ये ऐसे क्वेश्चन में जनरली डेटाबेस बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेटा पता होंगे तो आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। जैसे आपने जब ये किया था तो 120 आ रहा था, याद करो। ये करने पर 240 आ रहा था, ये करने पर 232 आ रहा था, ये करने पर क्या 2080 आ रहा था। कि ये डेटा जब तक न पता हो आप आंसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज आपको क्या लगेगा, सर ने पढ़ाया था मोर पाइबोन मोर वाला फंडा, वहाँ पे पंगा हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल के अंदर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उस सिचुएशन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अगर डेटा गिवन हो तो ही बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी सेकंड की आएगी, फिर थर्ड की आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर फर्स्ट, दैट इज द आंसर। नहीं तो आप फंस जाओगे। इसको अप्रोच के रूप में यूज़ करना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज हमें तो रूल पता है, पर ये भी रूल सिखाया गया था कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड। अगला पूछा उसने हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो भैया हाईएस्ट वैल्यू पूछे, पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 और एक 3 ही अल्फा है, यहाँ पे यहाँ 3 और एक यहाँ पे 4 अल्फा है,
यहाँ पे यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ पे 5 अल्फा है, और यहाँ पे इधर 3, इधर 3, इधर 2, इधर 2, यहाँ पे 10 अल्फा है। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या आना चाहिए, पक्का दिल्ली। या बट वेट, क्या पूछ रहे हो, हीट ऑफ हाइड्रोजन? तो भैया उल्टा मत करो, हमारी सबसे गंदी आदत है, इसलिए मैं आदत बताने के बाद, स्टेबल का ऑर्डर क्या है बोलो, TCBA। तो बताओ HOH का ऑर्डर क्या है। एक बार ये आदत बना लेना तो कभी पंगा ही नहीं पड़ेगा। मतलब हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में 2 लाइन लिखो, एक लाइन लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर की और एक लाइन लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। दोनों वैल्यू यूज करोगे तो आपको अप्रोच करने में भी आसानी रहेगी और आप ढंग से कंसेप्ट को सीख भी पाओगे और हमेशा आंसर को सही देने की कोशिश भी करोगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हमको क्लिक करने का आसानी हो जाए, ताकि याद करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, ताकि याद रहे कि हाँ भैया हमको कुछ हद तक आता भी था, घास नहीं काटे। अगला पूछा है हीट ऑफ हाइड्रोजन ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पे 10 अल्फा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो ये आपके पास 4 अल्फा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो आपके पास 3 अल्फा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो आपके पास 5 अल्फा। क्योंकि अभी मैं थोड़े पहले ये स्टेटमेंट दिया आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर के रेस्पेक्ट, तो भैया सबसे पहले इसमें कौन जीतेगा, पर ध्यान रखना क्वेश्चन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखा है। या तो सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले आना चाहिए थर्ड। हीट ट्रांसफर का ऑर्डर दे रखा था, उसमें ऑर्डर में पंगा है। सबसे सही आंसर पता है क्या आना चाहिए, पहले थर्ड आना चाहिए क्योंकि इसमें 3 अल्फा है, फिर सेकंड आना चाहिए, फिर फोर्थ आना चाहिए और फिर फर्स्ट आना चाहिए। बट शायद थर्ड ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहा किसी भी जगह पे, देखो। या तो पीछे से कहानी शुरू करते हैं, ये ऑर्डर कहाँ सेट हो रहा है, इतना ऑर्डर, तो वे इस हिसाब से आपका ऑर्डर यहाँ आना चाहिए। और ये भी बता दो कि सेकंड और थर्ड के अंदर, सेकंड और थर्ड में इसके पास 3 और 1 4 अल्फा हैं, इसके पास में 3 और 1 4 है, इसके पास 2 और 1 3, तो ऑफकोर्स या बेटा यहाँ गलती हो गई है, ए ऑप्शन का सही आंसर ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, पर वी हैव टू नो द अप्रोप्रिएट आंसर। फिर भी मैं आगे के लिए करेक्शन कर लेता हूँ कि कुछ तो हमको भी मिलता है। आपका आंसर आना चाहिए थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, ताकि हमको क्लिक करने में आसानी हो जाए। गॉट द पॉइंट। अगला पूछा आपको अगेन, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के नाम पे क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो भैया देखो, पहले यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सिस के साथ 4 अल्फा है, यहाँ कम से रेजोनेंस तो हो ही रहा है, यहाँ पे केवल 2 ही अल्फा है, और यहाँ पे यहाँ 2 यहाँ 3, आपके पास 5 अल्फा है। रूल कहता है कि आपको हीट ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव बात करनी है, तो रूल कहता है मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो दिमागी मत लगाओ, सब में एक पाई बॉन्ड एक्सेप्ट सेकंड, तो सेकंड सबसे पहले आना चाहिए, तो सेकंड जीत गया। फिर लास्ट पे आ जाओ, तो बेटा यहाँ 4 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ 5 अल्फा, तो बस 2 अल्फा वाला ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस हिसाब से सेकंड के बाद आपके पास में अनस्टेबल के नाम पे कौन आना चाहिए, फिर सेकंड के बाद फिर थर्ड आना चाहिए, बिकॉज उसका 2 ही अल्फा है। उसके बाद फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड। अच्छा आ तो रहा सही यार, क्योंकि ये पहले जीता 2 पाई बॉन्ड है, फिर ये क्यों जीता, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, पर 1 पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पे पंगा है, 1 पाई बॉन्ड के साथ केवल यहाँ पे 2 ही अल्फा है। यहाँ पे आपके पास में 4 अल्फा है और यहाँ आपके पास में 5 अल्फा है। तो भैया पहले पाई बॉन्ड देख के आंसर दे दिया, बाकी कहानी आपकी सेट हो जाएगी। अगला पूछा इसने हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर इस कहानी के अंदर। डायग्राम देख के लग रहा है कि कहानी शायद प्रॉपर तरीके से सेट हो रही है। या कैसे, तो देखो बेटा यहाँ पे 2 और 3 5 अल्फा है, यहाँ पे आपके पास 4 अल्फा है, यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा है, यहाँ पे आपके पास 3 और 2 5 अल्फा है, यहाँ पे आपके पास 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 अल्फा। अब चूंकि हीट्रांसलेशन पूछा, तो भैया सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आर आना चाहिए। आर वाला ऑप्शन ये रहा, बस हो गया गोल, आपका आर शायद आ गया और यही आपका आंसर भी होना चाहिए, बिकॉज एक बार यहाँ तक पहुंच जाओगे तो आंसर आपके लिए सही सलामत हो जाएगा। तो पहले आर आएगा। या
उसके बाद आएगा Q, वो भी सही है। उसके बाद आएगा P 5 अल्फा के लिए, फिर एस ऑप्शन सिस ट्रांस के लिए, लास्ट में T आएगा, क्योंकि यस ये आपका ऑर्डर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर डाउट है तो पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर जरूर निकाल लेना। स्टेबिलिटी में पहले T आ रहा दिखिएगा कि 9 अल्फा है, उसके बाद 5 अल्फा के साथ में ये ट्रांस है और वो सिस है, तो उसके बाद पक्का एस आएगा, उसके बाद पक्का P आएगा, उसके बाद Q आएगा, उसके बाद में R आएगा। तो बस अब इस ऑर्डर को पलटी मार दोगे तो आपको अप्रोच अच्छी हो जाएगी और आंसर भी आपका सही सलामत तरीके से आ जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा कहानी में ध्यान रखना है ताकि आपको क्लिक करने का इशू आसानी से मिलता है, क्योंकि ये बात छोटी छोटी होती है बट ये बहुत परेशान करती है अगर आपने कंसेप्ट को ढंग से सॉल्व नहीं किया तो। गॉट द पॉइंट? तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो, आंसर आपके पास अवेलेबल है, कहीं कोई पंगा नहीं है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर का लास्ट क्वेश्चन कहलाता है मेरे हिसाब से। क्या पूछा है? या इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन होना चाहिए। क्वांटम ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इस कहानी के लिए। या तो क्या हाइपोटेंशन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड का होना जरूरी स्टेटमेंट है, या हमारा काम उसके बिना भी चल जाएगा? तो बस वही आपका बेसिस फंडा होना चाहिए। तो भैया सीधी सी बात है, ये सही कि इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम है। पता है कि आपके पास कहीं एक अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए और इधर आपके पास सैचुरेटेड होना चाहिए और ये इससे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू पॉजिटिव चार्ज, या फिर आपके पास ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज के साथ आपके पास ये अल्फा एच वाले सीधे इंटरेक्शन में आ जाए। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड अलाउ नहीं करूंगा बिकॉज उससे हम रिजोनेंस के रूप में जानते हैं, ताकि हमको अप्रोच करते समय आसानी हो जाए। दैट्स अ वेरी फंडामेंटल गेम टू एक्सप्लेन। और लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं कि हाइपर में लोन पे की बात करते ही नहीं है कोई भी। ये बेसिस ऑफ फंडा आप ध्यान रखना ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये आपका हो गया हाइपर कंजुगेशन। आइए अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, ताकि हम इस कहानी को ढंग से डील कर सकें। आपके पास पूछा है करेक्ट सी बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब बताओ बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन जीतेगा इस कहानी के लिए? तो सबसे पहले देखिए, ये एक तरीके से फिर भी डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करने को तैयार है ताकि हमको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। तो ये आपका सीधा सा फंडा है जो कि आप यूज़ कर सकते हो इस कहानी के लिए। ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोई रोकने वाला नहीं। और यहाँ पे थोड़े से रेजोनेंस उनसे पार्शियल कैरेक्टर आ जाएंगे, मतलब ये ना इधर का रह पाएगा ना इधर, तो समझ सकता हूँ। सेकंड सबसे पहले होना चाहिए बिकॉज वो प्योर सिंगल बॉन्ड है। फर्स्ट सबसे लास्ट में आना चाहिए, बीच में थर्ड होना चाहिए बिकॉज वो डुअल कैरेक्टर था, ना तो प्योर सिग्मा है ना प्योर पाई। तो हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले सेकंड, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंपाउंड इज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन एटम के साथ किसका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए? ओके, तो हट करे पर अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इस डायग्राम को जब आप बनाओगे तो रेजोनेंस करोगे तो आपको पता ही है यहाँ पे आपका एक सिग्मा है, एक पाई दो के बीच आपका बॉन्ड 1.5 आएगा। आप सल्फाइड की बात करो तो आपके पास एक सिग्मा है, दो पाई इसके बीच है बॉन्ड 1.66 आएगा। यहाँ भी एक सिग्मा है, एक पाई चार के बीच है बॉन्ड 1.25 आएगा। ये कार्बोनेट आयन है, एक पाई तीन के बीच है आपका बॉन्ड 1.33 आएगा। इवन हम चाहें तो तमीज से पूरा ऑर्डर ही निकाल सकते हैं कि हम पहले किसको जिताएंगे। तो पहले 1.66, फिर 1.33, फिर 1.25, रुक जाओ 1.66 के बाद 1.5 आएगा, फिर ये सब मामला, मतलब हम पहले बी जिताएंगे, फिर ए जिताएंगे, फिर डी जिताएंगे, फिर सी। आपका ऑर्डर होना चाहिए ताकि आपको डील करने में आसानी हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन सिंपल सा, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द बॉन्ड इंडिकेटेड बाय ए पी क्यू आर एस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या पूछा? इंक्रीजिंग द बॉन्ड बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये sp2 से जुड़ा हुआ पी हो,
ये वाला जो बॉन्ड है वो एक तरफ तो sp2 है पर दूसरी ओर sp3 से जुड़ा हुआ है, ये पूरा sp3 से जुड़ा हुआ है और ये पूरा sp से जुड़ा हुआ है। अब पूछ रहा है कि सबसे ऑर्डर के हिसाब से आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो भैया सबसे स्मॉल होना चाहिए एस ऑप्शन, तो भैया यहाँ 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 सबसे पहले एस ऑप्शन होना चाहिए। सबसे आगे की ओर क्या होना चाहिए, तो भाई सबसे आगे प्योर सिंगल, क्योंकि उसके आसपास किसी प्रकार का कोई नाटक नहीं चाहिए, तो भैया मैं पक्का आर को जिताऊंगा, बिकॉज मुझे पता है सबसे पहले आना चाहिए sp3 सबसे लास्ट में आना चाहिए sp बचा पी और क्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि यार हम क्यू को इसलिए जिता पा रहे हैं बिकॉज इसमें जो बॉन्ड है उसमें sp2 sp3 कैरेक्टर है और यहाँ वाले में पूरी तरह से sp2 sp3 कैरेक्टर, मतलब कुल मिला के परसेंटेज कैरेक्टर से हम बॉन्ड लेंथ को आसानी से यूज कर सकते हैं इस कहानी के लिए। तो दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्टली बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यार हम इसको परसेंटेज कैरेक्टर से सॉल्व कर लेते हैं, तो शायद इससे हमारी जो अप्रोच है वो दैट विल बी मच मोर बेटर, हम ढंग से कंसेप्ट को समझ पाएंगे ताकि हमको याद करने में आसानी हो जाए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सिंपल पूछा सीओ बॉन्ड लेंथ, पहले तो चेक करो सीओ सब में डबल है और हमें पता है कि जो डबल होता है ना वो रिजोनेंस के बाद सिंगल होने की कोशिश करेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा रिजोनेंस हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जो मोर रिजोनेंस करेगा वो मोर चेंजेस करेगा। यहाँ भी रिजोनेंस है, यहाँ भी रिजोनेंस है, पर दोनों की लेवल एकदम बराबर है, कहीं कोई पंगा नहीं है। और ये आपका प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता बिकॉज ये प्योर डबल बॉन्ड के रूप में यूज होगा। तो कहने का मतलब ये पर संभल के, मोर रिजोनेंस मोर ये है सब डबल, तो डबल क्या होना चाहता है, सिंगल होना चाहता है। सिंगल का मतलब सबसे पहले फर्स्ट आना चाहिए और फर्स्ट सबसे पहले, उसके बाद फिर सेकेंड थर्ड लगभग बराबर आ सकते हैं बिकॉज उसमें कुछ पंगा है नहीं। तो आई थिंक ये तो फर्स्ट की फीलिंग दे रहा है। यस, ये रहा आपका फर्स्ट की फीलिंग कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा और फोर सबसे लास्ट में, ताकि हमको डील करने की आसानी रहे। नंबर 5 आपसे पूछा गया C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, द करेक्ट होमोडिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इन द ऑर्डर। आपको पूछा यहाँ पर C1 C2 C3 C4 का होमोडिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि डॉट का भी यहाँ बना लो, 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 ताकि चेक कर सके कौन पहले जीतेगा इस कहानी में। अब इंडिविजुअल समझना है इस कहानी को, क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगा तो बना लेता हूँ। चलो 1 2 3 4 और यहाँ पे डॉट है, चलो ठीक है। अब तुमने डॉट यहाँ बनाया, आपने डॉट यहाँ बनाया, आपने डॉट यहाँ बनाया, आपने डॉट यहाँ बनाया। आई थिंक मेरे हिसाब से ये 1, ये आपका 1 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल। जब डॉट यहाँ बनाया तो इसका तो एक अल्फा है, यहाँ बनाया इसके पास में 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा है, यहाँ बनाया 3 और 1 4 अल्फा है, यहाँ बनाया 2 ही अल्फा। तो भैया हमको ये चेक करना है कि सबसे अधिक स्टेप, फिर वापस वही बात है, अगर रेडिकल स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट की बात करोगे तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। पर जब आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करोगे तो होमोडिक क्लीवेज करते आपका ऑर्डर जस्ट पलट जाएगा, बिकॉज आपको आंसर के रूप में अप्रोच करने में ऑर्डर को पलटना होगा। तो उस सिचुएशन में पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, यानी पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। लकीली आपका आंसर यहाँ पे सी के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका आंसर सिंपल फंडे के रूप में आ रहा है। कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस कहानी के अंदर, क्योंकि हमने सबकी रेडिकल स्टेबिलिटी चेक करने के बाद आपको ये ऑर्डर एक्सप्लेन किया है, या ताकि आपको डील करने में आसानी हो जाए और आप समझ पाए कि अपन का आंसर यहाँ पे किस फॉर्मेट के रूप में आना चाहिए। ठीक है, अगला थीम एक बार ढंग से स्क्रीन पे पढ़ो कि क्या चाहते हो इस कहानी के अंदर। या चेक करो क्या आंसर आपके पास अवेलेबल है। देखो,
लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ की बात करो तो पहले चेक करो कि किसके लिए इस पे बात करना चाहते हो, क्योंकि उसने बाउंडेशन दी यहाँ पे। अब देखो यहाँ रिजोनेंस होगा इस बॉन्ड की बात, मतलब सी बॉन्ड इनकी बात करना चाहते हो, देखो साफ लिखा हुआ है। तो ये रिजोनेंस करेगा, रिजोनेंस के एक्सटेंडेड तक जाएगा, ये भी रिजोनेंस करेगा पर ये ऑक्सीजन तक कार्बन तक जाएगा, ये प्योर डबल है। और यहाँ पे ये रिजोनेंस करेगा तो ये कम तक जाएगा। पूछा क्या है, सबसे बॉन्ड जिससे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ किसके रेस्पेक्ट के लिए आनी चाहिए, या तो भाई जो सिंगल से डबल होगा वो तो पंगा क्रिएट करेगा। तो हम चाहेंगे कि भैया सबसे पहले कौन जीतना चाहिए इस कहानी के लिए। तो बेटा ये रिजोनेंस करके स्टेबल हो रहा है, और जब स्टेबल होगा तो सिंगल डबल होता जाएगा तो बॉन्डिंग कम होती जाएगी। ये भी 2 बार रिजोनेंस तो कर ही रहा है, ये कम से कम नहीं कर पा रहा है, और ये वाला एक बार कर रहा है। तो बेटा जब एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका माइनस कार्बन बन रहा है, जो कि अनस्टेबल के रूप में रहना चाहिए। उस सिचुएशन से बचने के लिए हमने क्या निकाला, तो भैया व्हाट इज द ऑर्डर, सबसे अधिक रिजोनेंस कम कहाँ हो रहा है, तो भैया सबसे पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, सबसे पहले सी है। ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। पर बेटा चूंकि आपसे पूछा है लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो भैया डी पहले जीतना चाहिए। डी का मतलब ये डी ऑप्शन यहाँ दे रखा है, दैट्स व्हाई हम इसको आगरा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स अ सिंपल वे। अगला क्वेश्चन के सामने स्क्रीन पे कुछ दे रखा है, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बेटा सुनो, ये भी रिजोनेंस करेगा और ये भी रिजोनेंस करेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये बीच वाला 2 बार डबल बॉन्ड के चांस रखता है, बाकी ये दोनों साइड वाले कम रिजोनेंस के चांसेस रखते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बी की बॉन्ड लेंथ ए से भी ज़्यादा होगी और सी से भी ज़्यादा, मतलब मैं बोल सकते हैं कि बी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ए और सी की बराबर होगी, ऐसा बोला जा सकता है। अब टेक्निकली जो ऑर्डर आपके सामने अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए। तो करेक्ट ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ रही हूँ ना, तो जब ये रिजोनेंस करोगे तो ऑफ कोर्स इस कहानी के हिसाब से यही आंसर आएगा, क्योंकि बी इससे ए बी में ए हारेगा तो पंगा हो गया, ए सी में यहाँ पे तो बराबर आना चाहिए, पंगा हो गया। बी और सी बराबर हो ही नहीं सकते, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं इसके सिवाय, आप इसको इसी फॉर्मेट के रूप में यूज करोगे ताकि आपको डील करने में आसानी हो जाए और समझ में आसानी से आ जाए। अगला बहुत ही मस्त क्वेश्चन के सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, कुछ इस तरीके से। क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द मेंशन बिलो। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन और ये आपका सी ऑप्शन है। वो पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ के हिसाब से आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होनी चाहिए। तो भैया थोड़ा समझो, इसी में तो रिजोनेंस हो रहा है, या अगर रिजोनेंस इसी कहानी के अंदर हो रहा है तो फिर आपके पास कोई बहुत बड़ा अप्रोच तो आने वाला है ही नहीं इस कहानी के लिए, क्योंकि ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। बी पहले जीतना चाहिए, तो बी पहले इन 2 जगह पे जीत रहा है, पहले तो ये सीखो कि वहाँ रिजोनेंस नहीं हो रहा है। अब सोचो, आप जब रिजोनेंस करा के यहाँ एनान और यहाँ केटान बनाते हो तो क्या ये प्योर बन जाता है, ये पार्शियल केटर, बिकॉज चार्ज सेपरेट करो तो ज़्यादा स्टेबल तो ये हो गया ना। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो हम बोलते हैं मोर स्टेबल, का मतलब मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब वो जीवन में उतने समय ज़्यादा उसी स्टाइल में जीना चाहे। तो बी के बाद ए और बी में भले रिजोनेंस हो जाए, पर बेटा ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बी वाला प्योर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली थोड़ी कम हो जानी चाहिए, या इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि पहले बी के बाद में ए और सी में ए की बॉन्ड लेंथ सी से ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स व्हाई योर आंसर इज शायद सी, या वी आर राइट। अगला सेम पूछा है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बेटा ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड ही है, या अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जज करना है इस कहानी के अंदर। यहाँ प्योर डबल बॉन्ड की फीलिंग दे रहा है, यहाँ पे कुछ हद तक रिजोनेंस की फीलिंग हो रही है, यहाँ तब भी कुछ हद तक रिजोनेंस की फीलिंग हो रही है, और वो भी चार्ज ऑक्सीजन पर जा रहा है, यहाँ तो केवल कार्बन पे ही जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड सबसे पीछे आना चाहिए, बिकॉज वो तो प्योर डबल बॉन्ड ही है। डाउट आएगा पहले कौन जीतेगा, तो भाई पहले में तो फर्स्ट जीतना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट का बॉन्ड लेंथ एकदम फिक्स से प्योर सिंगल बॉन्ड है, कहीं दिमाग नहीं लगाने का, तो उस समय पक्का पहले फर्स्ट जीतेगा। और ये भी समझ में आ गया कि ये सेकंड सबसे लास्ट में आएगा, तो फर्स्ट सबसे पहले, सेकंड सबसे लास्ट में, फर्स्ट सबसे पहले, सेकंड सबसे लास्ट में, बाकी ऑप्शन खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं यहाँ पे। बाकी में कौन जीतेगा, तो चेक करो थर्ड और फोर्थ में क्या होगा। थर्ड वाले में चाहे नाइट्रोजन से कार्बन जा रहा है, फोर्थ वाले में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब ये रिजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव हो गया।
और जब रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी वैल्यू फोर्थ के लिए एप्लीकेबल ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कि रेजोनेंस होने से आपकी बोनलेन छोटी हो जाती है। आपने क्या पढ़ा, बोनलेन का ऑर्डर पढ़ा है, तो बेटा ये पीछे आएगा और ये ज़्यादा आगे आएगा, इसका मतलब फर्स्ट के बाद पक्का थर्ड आना चाहिए। कुल मिला के ये कि जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है उसमें चेंजेस ज़्यादा होंगे। तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ के अंदर, फोर्थ में रेजोनेंस अच्छा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो उसके अंदर सिंगल में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे, तो बोनलेन कम हो जाएगी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ज़्यादा रेजोनेंस करेगा उसमें चेंजेस ज़्यादा होंगे, जो कम रेजोनेंस करेगा उसमें चेंजेस भी कम होने चाहिए। अगला ऑप्शन के सामने पूछा गया, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हो, यहाँ जो हो रहा है वो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ जो है वो रेजोनेंस तो हो ही रहा है, पर साथ में यहाँ पे 6 अल्फा का फायदा और मिल रहा है, यहाँ एकदम फेवरेबल रेजोनेंस का फायदा मिल रहा है, और यहाँ पे केवल 2 और 2 4 अल्फा का ही फायदा आपको मिल रहा है। तो टेक्निकली इस कहानी के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन पहले जीतेगा, तो भैया सबसे पहले जीतने वाला कौन होना चाहिए, पक्का थर्ड होना चाहिए, उसके बाद पक्का सेकंड होना चाहिए, फिर फर्स्ट होना, सबसे लास्ट में फोर्थ, क्योंकि दिमाग में जरूरत नहीं है, क्यों, मैं पता थर्ड एरोमेटिक है, सबसे स्टेबल होना है। या तो जो इस कहानी में स्टेबल होगा, साथ में क्या होगा, डबल जैसे सिंगल बन सकता है, इसका तो ऑर्डर फिक्स होता है 1.5, तो दिमाग लगाओ मत, ये सबसे अच्छी बाउंड लाइन रख के रहेगा। उसके बाद यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर भी हो रहा है, तो दो फैक्टर साथ चल रहे हैं, रेजोनेंस भी चल रहा है, हाइपर, तो फिर इसके अंदर भी बाउंड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपको पूछा गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड क्या होना चाहता है, सिंगल, तो बाउंड लेंथ बढ़ा देना। यहाँ भी डबल सिंगल पर कंपेरेटिवली कम अल्फा अवेलेबल, क्योंकि इसके बाद रेजोनेंस 4 ही अल्फा है। मोर अल्फा मोर चेंजेस, मोर रेजोनेंस मोर चेंजेस, तो शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ दिमाग में जरूरत नहीं, पहले तो रेजोनेंस होने से हम उसी को जिताएंगे ताकि हमको अप्रोच करने का आसान हो जाए। नंबर 11 की बात कर लेते हैं। आपके पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज का आंसर पूछने की कोशिश कर रहा है कोई, तो भैया यहाँ पे आपको बता दूं कि जब यहाँ पे, और वो भी कौन से हेटेरोटिक का मतलब होता है कि आप बॉन्ड को ब्रेक करके माइनस केटान बना दो, बेटा केटान बनाओगे तो ये बैक पाइप बॉन्डिंग अच्छी करेगा, यहाँ पे केटान बनाओगे तो ऑक्सीजन भी अच्छी बैक पाइप बॉन्डिंग करेगा, पर हम जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन पहले जीतेगा। और यहाँ केटान बनाओगे तो कम से कम यहाँ कुछ नहीं हो रहा, रेजोनेंस होने के बाद आप हल्की सी बैक पाइप बॉन्डिंग कर सकते हो। तो समझदारी ये कि सबसे पहले इस कहानी में जिताना किसको है, या तो पहले तो आप इसको कि सबसे पहले किट का केटायन ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज वो हमारे गेम को ढंग से सेट कर पाएगा। सबसे स्टेबल तो एक्स वाला हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि एक्स में हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर कंसेप्ट, तो ये ज़्यादा अच्छा डोनर होगा, दिमाग में जरूरत नहीं है। इन दोनों में देखो, यहाँ रेजोनेंस 2 ही बार हो पाएगा और यहाँ रेजोनेंस ऑक्सीजन के कारण 3 बार हो पाएगा, इसका मतलब इन दोनों में ज़्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा है। ये तो हो गया मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस का मतलब मोर स्टेबल। अब चूंकि हमको पूछा है बॉन्ड क्लीवेज, तो आंसर उल्टा कर दो, बिकॉज केटान बनते समय जो स्टेबल होगा उसे बनाना हमारे लिए आसान होगा, और जो अनस्टेबल होगा उसको बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हम इस कहानी को ऐसे प्रीफर करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे केटान तो आपने बना दिया वाया बैक पाइप बॉन्डिंग, तो बेटा जब आप रेजोनेंस करके बाद केटान बनाओगे तो सोचो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये इफेक्टिव रेजोनेंस से स्टेबल होने को तैयार हो जाएगा। या तो भैया इस ऐसे के ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे आसान है, बिकॉज उसको पता है कि फ्यूचर बहुत स्टेबल, दोनों बॉन्ड ब्रेक करके स्टेबल बनाओ, इसका मतलब एक्स सबसे पीछे आना चाहिए। एक्चुअली मैंने एक ही देखा, एक्स सबसे पीछे कहीं दिख ही नहीं रहा, सेट ही नहीं हो रहा, तो पक्का आपके पास बॉम्बे कोई दिमाग नहीं, जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर आपसे पूछा गया, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड के रेस्पेक्टिवली। तो बताओ सी एच बॉन्ड के रेस्पेक्टिवली अगर बात करोगे तो क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा, यहाँ डॉट बनेगा, यहाँ डॉट बनेगा और यहाँ डॉट बनेगा। अब से यहाँ डॉट बनेगा पर बीच में sp3 रेजोनेंस नहीं हो सकता, यहाँ कम से कम एक पाइप बॉन्ड रेजोनेंस कर सकते हो, यहाँ पे तो आपके पास लाइनें लग जाएंगी भैया कि इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, यानी सबसे अच्छा रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, पर बेटा समझो कि जो रेजोनेंस ज्यादा करता है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, तो z पीछे आना चाहिए, यहाँ पे z इसके सिवाय कहीं सेट नहीं होता। और आगे पता है एक्स वाई में, एक्स क्योंकि इसमें तो रिजोनेंस ही नहीं हो रहा, रेडिकल आप बना भी लोगे तो कोई बहुत बड़ा इश्यू होने वाला नहीं है इस कहानी के अंदर। या गॉट द पॉइंट। तो आप इस कहानी को इस फॉर्मेट के रूप में यूज कर सकते हो ताकि आपको शायद डील करने में आसानी हो जाए। या ओके,
अगला क्वेश्चन के सामने ये पूछा है लॉन्गेस्ट सीसी डबल बॉन्ड के लिए, तो भैया देखा ये तो पपेंड कुछ नहीं होना, यहाँ पे हाइपर होके 3 अल्फा आएंगे, यहाँ पर हाइपर होके 6 अल्फा आएंगे, और यहाँ पे हाइपर में 0 अल्फा। कहने का मतलब ये कि जिसमें अल्फा ज़्यादा होते हैं वो उतने समय ज़्यादा अच्छा मूवमेंट करेगा। तो सोचो अगर ये 6 टाइम्स ज़्यादा अच्छा मूवमेंट करेगा तो पक्का इसका नेट हाइब्रिड में इसका बॉन्डिंग बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब था मोर अल्फा मोर चेंजेस। जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड के लिए बनाना चाहेगा, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी, बिकॉज जिसमें रिजोनेंस ज़्यादा अच्छा होता है उसका चांसेस भी कंपेटिवली बहुत अच्छे लेवल का होता है, ताकि आप इसको यूज़ करके आसानी से आगे बढ़ सको। गॉट द पॉइंट। आई थिंक यहाँ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। आइए अब हम इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एरोमेटिक की ओर, ताकि हम एरोमेटिक वाले पार्ट को भी डील कर सकें और शायद ढंग से आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर सके। ओके, तो कहानी के बाद आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। देखते हैं क्या ऑप्शन है। पहला पूछा है चूज द फॉलोइंग स्पीशीज दैट वुड बी द एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल। आपको चेक करना है कि हक्कल रूल के हिसाब से सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप डील करते समय अपनी अप्रोच को सही रख सको। अब एक बार यहाँ तक पहुँच गया तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे पंगा क्या होगा। या तो बेटा यहाँ पे बोर्न का वेकेंट ऑर्बिटल ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट्स द थीम ऑफ एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे आप रेजोनेंस करोगे तो भैया ये पक्का एरोमेटिक। इस कार्बन पर sp3 आ गया तो भैया ये वैसे नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे अगर आपने रेजोनेंस करने की कोशिश करी तो बेटा ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एंटी एरोमेटिक। तो चूंकि एरोमेटिक पूछा तो आपके पास सेकंड को छोड़ के कोई ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहा है इस कहानी के अंदर। गॉट द पॉइंट। ये फंडा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अगला पूछा सेम क्वेश्चन में कंपाउंड विच आर एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा पंगा था, जहाँ तक मुझको याद है हमने सोल्व किया था तो पंगा हुआ था शायद। भैया देखो लोन पे से ये भी एरोमेटिक है, 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 यहाँ भी लोन पे से एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ बीच में sp3 आने से पंगा हो गया, नहीं हो सकता। यहाँ पे भी एरोमेटिक है क्योंकि 3 पाई बॉन्ड की फीलिंग आ रही है, यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड की फीलिंग आ रही है, एरोमेटिक है। यहाँ पे आपने जैसे ही बनाया 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये आपका क्या रहेगा एंटी एरोमेटिक। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ताकि आपको याद करने का इश्यू ना रहे। या यहाँ भी लोन पे रहा तो ये आपका एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ पे पक्का अपोजिट डायरेक्शन का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे sp3 आने से ऑप्शन नहीं आ रहा। यानी आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, 8, 10। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, 8, 10। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8 के बाद ये 9, 10 लोचा कर रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद सीधे 6 आ रहा है, तो फोर्थ मिसिंग कर दिया, पंगा हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ तो समझ में आ गया, पर ये 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9th भी आ गया, 10th भी आ गया, और 12th तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसा बीच में रोड़ा अटका हुआ है जो आपकी कहानी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। पर ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चलेगा, फिफ्थ भी चलेगा, फिर 7, 8 और लास्ट में 10। दैट्स व्हाई योर आंसर इज डेली, बिकॉज परफेक्ट सबको मिला के मैच करोगे तो मजा आएगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है भैया आपसे, एंटी एरोमेटिक। तो बेटा यहाँ पे तो बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आ रही है, एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ भी लोन पे होने से 6 पाई की फीलिंग आ रही है, एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ भी लोन पे होने के बाद ये 6 पाई से एरोमेटिक कहलाएगा। पर यहाँ पे बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट्स द थीम ऑफ एंटी एरोमेटिक, दैट्स व्हाई आंसर इज बॉम्बे विद दिस। अगला पूछा फाइंड आउट द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा देखो ध्यान से, इसको तो ब्रेक करके एनायन केटन बना देना। ये आपका हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
यहाँ आपने बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ एनान केटान बन गया, तो ये आपका 2 पाई होने से एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड पर बेटा यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे पंगा पॉजिटिव देखिए बेवकूफ़ बनना है, इसका हाइड्रोजन sp3 है, तो बीच में sp3 एच भी आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो बेटा टेक्निकली आप दिल्ली में फंस गए हो, ये आपका नॉन एरोमेटिक कहलाएगा इस कहानी के तहत। अगला पूछा विच इज एरोमेटिक, तो बेटा अगर बीच में एक भी sp3 आ गया तो फिर वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। बीच में एक भी sp3 आ गया तो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। यहाँ पे आपके पास ये टोटल मिला के 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये आपको एंटी की फीलिंग देगा। और ये आपका लोन पे जो कि रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करने के कारण यहाँ पर एन के कारण पॉजिटिव बन जाएगा। 6 पाई होने से इसे एरोमेटिक बोलोगे। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। विद द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, तो भैया संभल के, यहाँ पे ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड 6 पाई से एरोमेटिक है। यहाँ पे लोचा हो गया, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 होता है। sp3 होने से ये नॉन हो जाएगा, और ये आपका बेसिक आंसर होगा इस कहानी को डील करने के लिए। यहाँ पे जो माइनस अवेलेबल है, या लोन पेयर जो भी अवेलेबल है, वो तो रिंग कट में चला जाएगा, वो 6 पाई करके एरोमेटिक होगा। यहाँ भी लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये 6 पाई के बाद ये भी एरोमेटिक होगा, तो आप आसानी से यहाँ फंस रहे हो इस कहानी के तहत। अगला पूछा है इस कहानी में 7th में, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, तो चेक करो बताओ कहाँ पे पंगा हो रहा है इस कहानी में। तो बेटन बताओ इस कहानी का आंसर क्या होना चाहिए। देख भाई, ये प्रॉपर तरीके से आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे 4 पाई है, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे सरकमफेरेंस की बात हो रही है, सरकमफेरेंस की बात हो रही है, तो भैया यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। ये वो एग्जाम्पल है जिसको आपको बताना पड़ा कि बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि ये टफ शेप मॉलिक्यूल में देता है, और ये होता है नॉन। टेक्स्ट और आंसर दिल्ली, बिकॉज ना एंटी चाहिए ना एरो, तो फिर नॉन बन के बैठे रहो चुपचाप। अगला पूछा है वेयर इज द नॉन एरोमेटिक, तो भैया देखो ये पार्ट एरोमेटिक है, तो पूरा कंपाउंड भले आधा पार्ट नॉन है, ये पार्ट एरो है, तो हम एरो स्टेबल को देख के एरो बोल पाएंगे। ये कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे कुछ पंगा था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एच होने से ये सिस्टम आउट ऑफ प्लेन जा सकता है। आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब होता है नॉन एरोमेटिक। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला पूछा अगेन एरोमेटिक ऑप्शन, तो भैया यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ पर 6 पाई है, ये आपका एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ पर बीच में sp3 आ रहा है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ भी लोन पेयर अवेलेबल होने से ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, बिकॉज उसके पास 8 पाई ऑप्शन है। बेटा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता इस कहानी को डील करने के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा, नंबर 10 विच इज द एंटी एरोमेटिक, तो बेटा संभल के, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पर बेटा यहाँ पे लोन पे भी तो है, टोटल मिला के 6 पाई होगा, ये एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होने से आपका सरकमफेरेंस का पंगा हो गया, ये 4 पाई एंटी एरोमेटिक। यहाँ आपके पास लोन पेयर है, ये आपका 6 पाई है, ये आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। और यहाँ बीच में sp3 आने से ये क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है इस कहानी को डील करने के लिए। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस। अगला पूछा विच द कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड, या, तो संभल के बेटा ये वाला पाई बॉन्ड बेवकूफ मत बने, पाई बॉन्ड इधर इधर दोनों सेम ही, ये एरोमेटिक ही कहलाएगा, यही आंसर दिख रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो आपको एंटी की फीलिंग देगा। यहाँ लोन पे पाई बॉन्ड, तो 8 पाई होने से ये भी आपको एंटी की फीलिंग देगा। भले कहने को 6 पाई है, पर बीच में कौन आ गया, sp3, तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। और हमने सुन रखा है जब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो पक्का आपका आंसर ए आना चाहिए। अगला पूछा है मतलब फॉलोइंग विच इज नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक कौन सा ऑप्शन, भैया देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, पक्का ये एरोमेटिक ही कहलाएगा।
इस समय यहाँ पे 6 पाई है, ये भी एरोमेटिक ही कहलाएगा। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, वैसे यहाँ प्लस आना चाहिए पर ठीक है चलेगा, तब भी एरोमेटिक रहेगा। यहाँ फंस गए, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, आपके पास 4 सिग्मा आते ही ये कहलाता है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि 4 सिग्मा होते ही आपका एडिशन क्या हो जाएगा, sp3। तो आपका आंसर दिल्ली, क्योंकि उसने नॉन एरोमेटिक पूछा था। अगला विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, तो शायद बोलने की जरूरत नहीं, तो फ्री पॉकेट में खुद ही चिल्ला चिल्ला के बताना होगा ये ना नॉन एरोमेटिक, कि बेटा ये आपका ट्रोपोलियम आयन है, ध्यान रखिएगा एरोमेटिक के रूप में। ये आपका एजोलिन है, अगर आपको पता है तो ये भी आपका एरोमेटिक के रूप में यूज हो जाएगा। या अगला एग्जांपल, ये आपका 18 एन्युलिन है, उसमें फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सरकमफेरेंस रेजोनेंस करते हुए पूरे चक्कर लगा के आंसर दे सकते हो। तो भैया यही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, अगला पूछा इसमें से कितने एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में यूज हो पाएंगे। तो देखो बेटा, ये आपका एंटी, ये 2 पाई ये एरोमेटिक, ये 6 पाई एरोमेटिक, ये आपका एजुलिन है जिसको आप बोलते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक। अब पंगा यहाँ पर एच होने से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन जाने से ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक। वैसे ही यहाँ पे तो सब कुछ सही सलामत दिखने की जगह यहाँ पे पंगा, ध्यान से देखो, अगर बीच में sp3 आ गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो चूंकि 3 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 3 के एक ही जगह सेट हो रहे, तो आपका आंसर बहुत आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 15 क्या पूछा है, विल नॉट रिएक्ट गिव एरोमेटिक कंपाउंड। तो सोडियम से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करके बॉन्ड को ब्रेक करता है ताकि आपको आंसर में यहाँ पे माइनस बन सके, दैट्स एरोमेटिक। अगर आपके पास ये एग्जांपल अवेलेबल जिसको आप Ag प्लस और NO3 माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत आसान सा थीम हो जाएगा, क्योंकि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कहानी के लिए। या अब कोई आपसे पूछेगा इस कहानी में क्या डील करना है, आप इसको आसानी से डील कर सकते हो, कहीं कोई पंगा नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो भैया Ag प्लस से जब आप डेटिव बॉन्ड क्रिएट करोगे तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, देख से 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अगर NNH2 दे रखा है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ के साथ एसिड बेस कर सकते हो, तो क्या बनेगा बेटा, अमोनिया बाहर निकलेगा, अमोनिया बाहर निकलने के बाद आपके पास यहाँ पे बन जाएगा ये माइनस, और ये माइनस रिजोनेंस कर सकता है। रिजोनेंस करने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, दिस इज द थीम ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसको आप एरोमेटिक बोलते हैं। तो ये भी एरोमेटिक हो गया, पर क्या विल नॉट पूछा, कहीं तो फंसोगे, ये रहा फंसने लायक। आप एज जोड़ दीजिए, एज जोड़ने से प्लस बनेगा, प्लस बनने से सिस्टम हो रहा है एंटी एरोमेटिक। तो प्रैक्टिकली आप इसको यूज नहीं कर पाओगे इस कहानी के लिए। तो पक्का आप कहाँ से दिल्ली आए हो कि दिल्ली बाकी सब एरोमेटिक बन रहे हैं, अमीर से टकराओगे तो अमीर बनोगे, भिखारी टकराओगे तो भिखारी बनोगे। अगला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर AgNO3, बेटा एक्चुअली ये लुईस एसिड लिया, और आपको पता है कि जब भी लुईस एसिड लोगे तो टकराओगे तो फिर यहाँ पे केटान ही तो बनेगा। इन सब में से हेलोजन को हटा के चेक कर लो कौन जीतेगा। तो भैया अगर आप पहले वाले में केटान बनाते हो तो ये ऑप्शन बनेगा, अगले में केटान बनाते तो ये ऑप्शन बनेगा, उससे अगले में केटान बनाते तो ये ऑप्शन बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये 6 पाई का एरोमेटिक, यहाँ पे केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक क्योंकि इसके पास केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टेक्निकली सबसे पहले जीतने वाले ऑर्डर के रूप में पहले कौन आना चाहिए भैया, ठीक है। तो पहले आना चाहिए इस कहानी में फर्स्ट, फिर आना चाहिए सेकंड, फिर आना चाहिए थर्ड। तो आपके पास ऑर्डर आना चाहिए पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आई थिंक सी आ रहा है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। वो थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पंगा मत ले लेना, क्योंकि ये बहुत गंदा डाउट है, बच्चे यहाँ पे बहुत परेशान होते हैं इस कहानी के लिए, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ AgNO3। तो भैया यहाँ Br को हटाओ,
अगेन केटान बनाओ, ये बना एंटी एरोमेटिक। यहाँ बी आर हटाओ, यहाँ पे बना 4 अल्फा। यहाँ बी आर हटाओ, कम से कम रिजोनेंस होगा, भले sp3 आ जाए। और यहाँ बनाओगे तो ये बन जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो भैया सबसे पहले आना चाहिए फोर्थ, दिमागी मत लगाओ, पहले फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, सबसे लास्ट में आना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन है, तो कभी लगाते हैं ना परफेक्ट सेट होता, कहीं पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर भी नहीं होता। ठीक है, चलिए लास्ट एंडिंग रेजोनेंस एनर्जी करते हैं, ताकि आपका जीओसी का रेजोनेंस एनर्जी तक का पार्ट आसानी से आपके सामने अवेलेबल हो जाए। कैसे देखते हैं। सबसे पीछे पहला करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो भैया इसके पास कितने पार्ट हैं, यहाँ पे आपके पास है 5 पाई बॉन्ड, यहाँ कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, यहाँ कितने पाई बॉन्ड। जिसके पास पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं उसकी रेजोनेंस ज़्यादा होती है। तो भैया सबसे पहले कौन जीतना चाहिए इस कहानी के तहत, या तो भैया पहले जीतेगा थर्ड, फिर जीतेगा फर्स्ट, फिर जीतेगा सेकंड। यस, ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ 7 पाई बॉन्ड है, यहाँ 5 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, मोर पाई बॉन्ड, मोर डिग्लोकलाइजेशन। ये करते हुए अपन ने आंसर जज किया था, आपको याद हो तो। अगला, आइसोमर ऑफ C10H20 हैज द मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। बताओ मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, तो भैया जब आप सबसे अच्छा रेजोनेंस करोगे तो आप जीतोगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सब जगह स्पीति काम नहीं चलेगा, यहाँ देखो रेजोनेंस हो रहा है, ये आपका आंसर होगा। यहाँ बीच में सब जगह स्पीति काम नहीं चलेगा, और यहाँ कम से कम रेजोनेंस होने से यहाँ काम चलेगा। टेक्निकली आपका आंसर बॉम्बे, यहाँ पर दिल्ली, बचा आपका ऑप्शन ये और ये। तो फिर उसके बाद सी, फिर ए आना चाहिए, बिकॉज इसके पास हाइपर के अल्फा थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। 2221 7 अल्फा है, 2222 8 अल्फा है। बस इस ऑर्डर को देख के आप आंसर दे सकते हैं। अगला पूछा करेक्ट रेजोनेंस एनर्जी इज शोन इन द फॉलो। तो भैया फर्स्ट सेकेंड में क्या सही बात है गलत बात है, इसके पास एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए हम इसको पहले जिताएंगे, ताकि हमको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये फंडा आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है, ताकि याद करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए ना। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखना है क्या करना। तो भैया देखो, इन दोनों में तो भैया ये आपका क्रॉस है और ये आपका एक्सटेंडेड है। तो भैया पहले जीतने वाला कौन होता है, एक्सटेंडेड, तो यही जीतेगा। इन दोनों में तो बेटा यहाँ आपके पास 2 और 2 4 अल्फा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होने से 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। आप बनोगे एंटीमेट, तो पक्का थर्ड जीतना चाहिए, यानी आपका आंसर थर्ड के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। अगला, कंपाउंड विच इज द लार्जेस्ट रेजोनेंस एनर्जी। तो भैया यहाँ पे बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे केवल 2 बेंजीन अवेलेबल हैं पर जॉइंट अकाउंट है। यहाँ बेंजीन के साथ केवल पाई बॉन्ड है दूर से, यहाँ सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड 2 बेंजीन और साथ में हाइपर का फायदा हो रहा है। इंडिविजुअल बेटा ये 3 पाई, ये 3 पाई, तो 6 पाई इंडिविजुअल रेजोनेंस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे 5 ही पाई बॉन्ड करेंगे तो ऑफकोर्स 6 पाई बॉन्ड वाला जीतेगा। यहाँ 3 पाई बॉन्ड की वो वाला पाई रेजोनेंस नहीं करेगा, और यहाँ 3 और 1 4 पाई बात कर रहे हैं। तो हम तो ऑर्डर निकाल सकते हैं, पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, अगर ऑर्डर के बारे में कोई जिक्र करे तो। अगला, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर रेजोनेंस एनर्जी के रेस्पेक्टिवली। तो भैया इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो संभल के इन दोनों में पूछा है रेजोनेंस एनर्जी। तो भैया ये तो सही ऑर्डर है बेंजीन का। ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन जीतता है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ रखा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पंगा ले लिया, क्योंकि जीतने वाला एनान होता है, हमने कहीं बहुत बहुत पहले से पढ़ रखा है। एनान की डोनेट करने की पावर ज़्यादा अच्छी होती है न्यूट्रल से, और यहाँ पे तो ये जीतेगा कन्फर्म है, बिकॉज बेटा ये ओलेपिंग एक 2p और ये ओलेपिंग एक 2p 3p। तो भैया पक्का अपन के पास सी का पंगा हो रहा है, ध्यान से। अगला पूछा आइडेंटिफाई कंपाउंड इज द हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी। किसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए इस कहानी के अंदर। तो बेटा ये थोड़ा डेटाबेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर के पास डोनेट करने की पावर भी अच्छी होती है, और सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से लेने की पावर भी अच्छी होती है, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा सल्फर की होती है। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद दिस वन, उसके बाद पायरोल। तो बेटा ऑक्सीजन ज़्यादा लिखना, अगर मैं पूछूँ ना ऑर्डर के हिसाब से, तो भैया सबसे पहले आना चाहिए सल्फर, उसके बाद आना चाहिए पायरोल, उसके बाद आना चाहिए फ्यूरेन,
उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आना चाहिए ताकि रेजोनेंस हो सके, पर इसको हम रेजोनेंस एनर्जी के रूप में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये फंडा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डेटाबेस है, पर इससे आपकी जो अप्रोच है उस इस्लाम हो जाएगी, याद करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, ड्रॉ द फॉलोइंग डेटा आंसर अवेलेबल है। एक पाई बॉन्ड के 28.6 दे रखी है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे से 7 पाई बॉन्ड अवेलेबल, और प्रैक्टिकल एनर्जी आपको ऑलरेडी यहाँ पे इतनी दे रखी है। तो बेटा आपको क्या करना है, पहले आपको निकालना है रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। अब थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे, तो थ्योरेटिकल के लिए 28.6 में 7 पाई बॉन्ड को मल्टीप्लाई करिएगा, तब आपको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो गया। माइनस क्या करना है, 116.2, तो ये आपके पास बहुत तमीज से आंसर आ जाना चाहिए। 116.2 ये ना, 200 है, 200 है पक्का। 84 ये आपका आंसर, क्योंकि हमने सुना है कि एक पाई बॉन्ड की एनर्जी अगर ऐसे होती है और अगर पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करता सपोज कीजिए, तो उस समय उसके थ्योरेटिकली इतनी एनर्जी 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आती। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंटली इतनी निकाल रखी, जो कि डेटाबेस आप लेबोरेटरी में रखोगे, तब दोनों का डिफरेंस निकाल के पता चला कि भैया इस कहानी को करने के लिए मतलब इसमें रेजोनेंस होने के समय 84 किलो कैलोरी का सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द पेयर इन विच फर्स्ट कंपाउंड इज हायर रेजोनेंस एनर्जी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हायर रेजोनेंस एनर्जी कैसे बोलते तो भैया देखो, फर्स्ट कंपाउंड इन दोनों में पक्का ये जीता बिकॉज उसका बेंजीन ज़्यादा अवेलेबल है। इन दोनों में पक्का ये जीता बिकॉज ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इन दोनों में पक्का ये जीता बिकॉज नेफ्थलीन में 2 बेंजीन देंगे। इन दोनों में पक्का कौन जीता भाई, इन दोनों पे का फर्स्ट जीतेगा इसका। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार सेपरेशन से बिना चार सेपरेशन करने कहीं गुना आसान होता है। दैट्स व्हाई नेफ्थलीन विल बी मोर प्रेफरेबल देन एजुलिन। हम नेफ्थलीन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एजुलिन के रेस्पेक्टिवली। या ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 9 में आपसे पूछा है, फर्स्ट कंपाउंड हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी। फर्स्ट कंपाउंड हैज मोर रेजोनेंस, बेटा इन दोनों में पक्का ये जीता बिकॉज यहाँ पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। इन दोनों में पक्का ये जीता बिकॉज ये तो एंटी एरोमेटिक वैसे खत्म हो गया। इन दोनों में पक्का ये जीतेगा बिकॉज ये एंटी एरोमेटिक है। इन दोनों में पक्का फर्स्ट जीतेगा बिकॉज हमने स्टेटमेंट दिया था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो भैया पक्का आंसर ये आना चाहिए। अगला पूछा, फर्स्ट कंपाउंड इज लेस रेजोनेंस एनर्जी। तो फर्स्ट कंपाउंड बेटा, फर्स्ट कंपाउंड में सबसे ज़्यादा है बिकॉज sp3 होने से ये नॉन एरोमेटिक है। पक्का ज़्यादा है क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पक्का ये वाला ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे अगर आप रखोगे तो लोन पेयर रिपल्शन शुरू हो जाए। इन दोनों में पक्का ये क्योंकि बेटा ये एरोमेटिक है और यहाँ sp3 होने से नॉन। पक्का आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए क्योंकि वहाँ नाइट्रोबेंजीन पहले जीत रहा है। अगला एग्जांपल, अरेंज द अबव मॉलिक्यूल इज देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे क्या है क्रॉस, यहाँ पर क्या है एक्सटेंडेड, यहाँ पर क्या है नॉर्मल। रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पहले जानते हैं, पहले एक्सटेंडेड आता है, फिर क्रॉस आता है, फिर नॉर्मल आता है। तो भैया पहले सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, ये आपका आंसर होगा। अगला एग्जांपल, रेजोनेंस एनर्जी इज equal to the energy of the resonating hybrid, equal to the energy of the most stereochemical structure, equal to the energy of least stereochemical structure, equal to difference in energy of most stereochemical structure and resonating hybrid। सबसे स्टेरियोकेमिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फिनोल की बात करे तो फिनोल की सबसे अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर ये है। तो आपको बता दूं फिनोल का जो हाइब्रिड है वो ये है। तो हम इन दो का जो डिफरेंस निकालेंगे ना, वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। तो भाई यहाँ तक हम रेजोनेंस एनर्जी के सोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि येलो बुक को आप परचेस करिए, वो तमीज से दे रखी है, टॉपिक सब टॉपिक वाइज प्रॉपर डिवीजन कर रखा है। तो ये आपके सब्जेक्ट को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है। इस बार सिलेबस भी अच्छा हो जाएगा आपका, और वीडियो सोल्यूशन आपके यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे
टेलीग्राम में डाउट चैनल के नाम पे, डाउट एसक्यूएल लाइव के नाम पे अवेलेबल, वहाँ कर सकते हो आप, मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप ये आपके बहुत अच्छा काम आए और फ्यूचर के लिए भी आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाए। वेरी गुड डे, बाय बाय।